हेलो दोस्तों, आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया। केमिकल इक्वेशन के बारे में सीख लिया, उसके करैक्टर्स क्या एडवांटेज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान लिया, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के मेन टाइप्स होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडक्स अभिक्रिया। ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आती है डीकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इन दोनों को ही बोलते हो, ये दोनों क्या होती है, जब दोनों एक साथ होगी तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद अगर वो पॉइंट आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन का मतलब कोई चीज़ कंबाइंड हो रही है, या फिर इसको एडिशनल रिएक्शन बोलते हो। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कोई भी दो मैटर्स, कोई भी दो एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम्स बना रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दो छोटे पदार्थ हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा पदार्थ बना रहे हैं। इसमें देखो, इसमें रिएक्टेंट होंगे जो, वो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा। प्रोडक्ट हमेशा कॉम्बिनेशन में एक ही बनता है। रिएक्टेंट भले चाहे कितने भी हो, लेकिन इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही बनेगा। यानी कि इसमें दो एटम्स, दो या तीन एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो एक एटम्स एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान चलो C+O2 होता है, क्या बनता है, CO2। इस तरह हाइड्रोजन ले लो, H+H2+O2 क्या बनेगा, H2। तो ये कौन सी रिएक्शन के अंदर आएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आएंगे। उसी तरह से कम डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इसमें कोई पदार्थ होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो एक होगा और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होंगे। इसके जस्ट अपोजिट होता है, इसमें कोई चीज़ जैसे कि मान लो CO2 है अपने पास, ये क्या करेगी, अगर इसको हीट कर दो C+O2 टूट जाती है। या फिर हाई H2O ले लो, इसको आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, H2 गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। डीकम्पोजिशन का मतलब कोई चीज़ का टूटना, यानी कि बिखरना। एक पदार्थ एक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता, तो कैसी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन। अब देखो इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जब भी किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसका ताप कम हो सकता है, कोई पदार्थ टूट रहा है तो उसका ताप बढ़ भी सकता है और कम हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंड ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपण के दौरान गैस या हीट होगी जो, उसको त्यागा जाता है, जबकि शोषी होती है उसके अंदर, उसको ग्रहण किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी मेटर्स एलिमेंट्स होता है जो अधिक रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव एटम्स को या एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है, तो कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक पदार्थ एक एटम्स या दूसरे एटम्स के मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को क्या करता है, उसकी जगह से उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है, तो वो कैसे होगी, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक एटम्स या फिर एलिमेंट्स का या तो ये जाएंगे, फिर पूरा इनका ग्रुप, जो एक समूह होता है उसको क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह दूसरा समूह हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कभी कभी पूछ लेता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन आ जाएगा, उसमें क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन, इसमें H2 क्या होता है, ऐड होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, जिसमें एक पदार्थ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो तब क्या होगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी।
सो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं, यानी दो एटम्स या उससे अधिक एटम्स मिलकर कोई नया पदार्थ बनाएंगे। यानी कॉम्बिनेशन में हमेशा प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल बनेगा, रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसकी पहचान है जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल बनेगा। लेकिन डीकम्पोजिशन अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है। उसमें क्या है इसका डीकम्पोजिशन टूटना होता है। जैसे मान चलो इसकी बात करते हैं, ए प्लस बी मिल क्या बना रहे ए बी, या फिर ए प्लस बी प्लस एक्स क्या बनेगा सी। ये क्या है इसकी पहचान है। इसमें रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। लेकिन इसका अपोजिट है, इसमें क्या होगा जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा प्रोडक्ट सिंगल होगा, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा बन जाएंगे। या कोई प्रोडक्ट है एक्स वाई प्लस जेड, ये हो गया डीकम्पोजिशन और ये इसका हो गया। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक बनेगा, यानी कि रिएक्टेंट एक से अधिक हो सकते हैं, एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। ये कॉम्बिनेशन की पहचान है। लेकिन डीकम्पोजिशन इज जस्ट इसके अपोजिट होता है, उसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक होंगे, यानी कि एक से अधिक प्रोडक्ट होंगे। ओके, देखते हैं जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखो। सी ए क्या होता है, एग्जांपल होगा इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनेगा CaOH2 और क्या निकलती है हीट। लेकिन प्रोडक्ट अपने पास यही बन रहा है। अब इसको बैलेंस भी कर लो, ये बैलेंस देखो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं दो, क्योंकि दो यहाँ पर लग रहा है ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं दो, हाइड्रोजन भी क्या है दो है, इधर भी दो है, तो ये क्या है पहले से बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद C+O2 तो इस क्या बना है CO2 बैलेंस है। कार्बन गैस होता है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होती है गैस, और ये क्या होगी गैस। ये इनकी स्टेट भी अगर लिखना चाहो तो इसकी स्टेट है। ये क्या होता है CO, आप मार्केट से लाते हैं तो सॉलिड होते हैं पत्थर जैसे, जिसको बिना बुझे हुए चूर्ण कहते हैं, और ये क्या होगा लिक्विड। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा आती है, कैसा होगा एक्वस होगा। ये अपना हो गया। उसके बाद देखो डीकम्पोजिशन, रिएक्टेंट इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हमेशा इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स एज नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा सिंगल ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा जो किस में टूट जाएगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो सिंपल सुधारने चलो, CO2 क्या होती है गैस, किस में टूट जाएगी C+O2 में, ये सॉलिड होता है ये गैस होता है। इसके बाद एक और देख लो CaCO3 ये किस में टूटता है CaO+CO2। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाएगा CaO और CO2 में। तो यानी कि यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट सिंगल है, जबकि प्रोडक्ट क्या है दो या दो से अधिक, यानी दो क्या है प्रोडक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सॉलिड, ये भी कैल्शियम ये भी क्या होता है सॉलिड होगा, और CO2 तो गैस होती है, सबको पता होता है इसका तो ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके बेटे तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल यानी कि हीट, किस चीज़ को अपन हीट, थर्मल टेम्परेचर नापते हो ना, तो टेम्परेचर किस में मापते हो, थर्मामीटर में, तो थर्मल से याद रखो थर्मामीटर। तो डिकम्पोजिशन डन बाय हीटिंग और बाय सप्लाइंग हीट, किसके द्वारा होगा, हीट से जो डिकम्पोजिशन होगा, इस चीज़ को अपन हीट देकर तोड़ रहे हो। अब कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, अपन बिना हीट के उसको नहीं तोड़ सकते, मतलब बिना एनर्जी के अपन किसी चीज़ को नहीं तोड़ सकते। कोई चीज़ अब ये मार कर, अभी इसको यहाँ पर रख दिया, अब ये रखा रहे चाहे कितने दिन भी रखा रहे, बिना एनर्जी के तो ये नहीं टूटने वाला। अगर इस पर बैक्टीरिया वगैरह भी लगते हैं, मान चलो लकड़ी का होता है, बैक्टीरिया वगैरह भी इस पर, तो वो भी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ऐसा तो ना बिना एनर्जी के तो ये टूटता नहीं। तो एनर्जी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज़रूर होती है, चाहिए होती है। तो एनर्जी, अब एनर्जी कहाँ से लोगे, या तो उसको हीट करो तब एनर्जी मिलेगी, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, या फिर सनलाइट की। तो फर्स्ट है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल मतलब हीट, किस चीज़ को अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको, फिर उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। सप्लाइंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी किसमें अपन गर्म करते हैं किसी को। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है, किसमें टूटता हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। कार्बन कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 2 3, 1 3, तो यहाँ के 1 और 2 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ये क्या है, बैलेंस है पहले से ही। अब बता फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उससे याद रखो फोटो, फोटो यानी कि सनलाइट की यूज हो रहा है, इसमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए, सनलाइट से, तो वो क्या हो जाएगी, फोटो डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन डन बाय लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पर सनलाइट से, इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgCl किसमें टूट रहा है, Ag और Cl2 में। सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट रहा है, Ag क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड होता ही है, Cl को क्लोराइड बोलते हो, तो Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट रहा है। तो AgCl, अपन जो भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि पहले तो अपन बैलेंस सीखी नहीं थी, लेकिन अब सीख चुके हैं। तो ये इसको देखो बैलेंस या फिर अनबैलेंस, तो इसको बैलेंस करते हैं अपन। Ag कितने यहाँ पर, 1, इधर भी 1 है, Cl लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इधर भी अपन को 2 करना है, तो यहाँ लगा दो 2। अब Cl इधर 2 हो गए, इधर 2 है, लेकिन Ag इधर 2 इधर 1 है, तो यहाँ भी क्या लगा दो 2। ये क्या हो जाएंगे, AgCl, तो कैसे होगी, बैलेंस हो गई। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर क्या होगा, ये सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा सॉलिड, ये क्या होगी गैस। देखो क्वेश्चन आ जाता है कई बार इससे रिलेटेड, वाई AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बोतल। AgCl को ब्लैक कलर की बोतल के अंदर स्टोर क्यों रखा जाता है। देखो कभी लैब गए हो, केमिस्ट्री लैब, अगर नहीं गए तो 10th के बाद चले जाओगे 11th 12th में, तो वहाँ पर जितने भी केमिकल्स देखोगे ट्रांसपेरेंट बोतल में होते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं। लेकिन जो AgCl होता है वो किस में स्टोर होता है, ब्लैक कलर की बोतल में। ऐसा क्यों होता है कि इसको ब्लैक कलर की बोतल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। देखो AgCl होता है वो सेंसिटिव होता है लाइट से, यानी कि लाइट से रिएक्ट कर क्या करता है, Ag और Cl में डिकम्पोज होता है, यानी कि Ag और Cl में टूट जाता है ना, जैसा कि अभी पढ़ा था, AgCl करता है Ag + Cl में टूट जाता है। तो इससे डिकम्पोज से बचने के लिए, यानी कि इसको टूटने से बचने के लिए क्या कहते हैं, ब्लैक कलर की बोतल के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। से AgCl क्लोराइड, मान चलो ये कोई बोतल है, ये बोतल है और इसके अंदर AgCl भरा हुआ है, AgCl और कैसे ब्लैक कलर। देखो जो AgCl होता है किसे, सनलाइट से क्या होता है, सेंसिटिव होता है, यानी कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो किसमें टूट जाता है, Ag और Cl के अंदर। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको ब्लैक कलर की बोतल के अंदर स्टोर किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सनलाइट आएगी यहाँ पर, क्या सनलाइट आएगी वो किसको ऑब्जर्व, उसको ब्लैक कलर क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे क्या AgCl डिकम्पोज होने से बच जाएगा। ब्लैक कलर बोतल लिख सकते हो इसमें,
ऑब्जर्व द सनलाइट या फिर यार लाइट, जिससे क्या ये AgCl बच जाएगा। अगर AgCl क्या होता है, Ag+Cl, जब भी किसी प्रेजेंस में आता है सनलाइट में तो किस में टूट जाता है, Ag और Cl में। इससे बचने के लिए Ag और Cl2 के अंदर, और अब हमें आगे से हर रिएक्शन या फिर एग्जाम में सभी रिएक्शन कैसे लिखनी है, बैलेंस, अनबैलेंस नहीं लिखनी है। क्योंकि जब भी तुम एग्ज़ाम दो तो चाहे कहीं भी हो, स्टार्टिंग में की बात चले या फिर लास्ट में, एक जैसे कि अपने क्या इक्वेशन की थी, केमिकल रिएक्शन वगैरह की थी, वहाँ पर अपने अनबैलेंस रिएक्शन लिखी थी। लेकिन जब तुम एग्ज़ाम में तुमको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर Ag 2 हो गए, Cl भी क्या हो गए, 2 हो गए, इस तरह से। तो हम AgCl को ब्लैक कलर की बोतल में इसलिए स्टोर रखते हैं कि उसको सनलाइट से बचाया जा सकता है, यानी डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रो डिकम्पोज या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके 3 नेम है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब देखो कोई भी चीज़ है जिसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट देकर किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट देखो, डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी वो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल वाटर हो गया H2O, तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो किस में टूट जाता है, H2 और O2 में। ये कैसे होगी, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कोई सा भी नेम आ सकता है एग्जाम में, तो तुमको तीनों ही याद रखने। जहाँ भी इलेक्ट्रिक यूज हो रहा हो समझ जाओ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रो डिकम्पोज हो रहा है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, H2 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर एक इधर 2 है। लेकिन अब इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 बना दो, अब इधर 4 हो गए, सिंपल से यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉरी ये कैसा लिक्विड होता है, हाइड्रोजन क्या होगा, गैस, और ये भी क्या है, गैस। देखिए अपन ने कहीं पढ़ा था अभी, तो 3 पॉइंट होते हैं किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फर्स्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन, जब भी किसी चीज़ को अपन हीट देकर तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, दूसरा था फोटो डिकम्पोजिशन, जब भी कोई चीज़ एलिमेंट्स मैटर किस में टूट रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, तो वहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, फोटो डिकम्पोजिशन। अगर किसी चीज़ के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं और उसको क्या है, तोड़ रहा हो, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या कहलाएगी वो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का थर्ड टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है कोई भी एलिमेंट से या एटम से जो दूसरे एलिमेंट या एटम से क्या होता है, जल्दी रिएक्ट हो जाता है, जिसकी रिएक्शन में जो जल्दी भाग लेता है, जल्दी रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी, और जो स्लो प्रोसेस होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या क्या कि टॉप से बॉटम तक, यानी कि डिक्रीज उसमें क्या है, टॉप पर सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स रख दिया, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी घट सी जाती है, ये होता है। और रिएक्टिविटी किसी चीज़ की अपन रिएक्टिविटी किसी एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे, मान चलो 2 लड़के हैं, एक है दिव्यांशु और दूसरा है रियाज, दोनों अच्छे हट्टे खट्टे हैं, बॉडी से भी और शरीर वैसे भी, हाइट वाइट सब तरह से, तो अपन उसको कैसे पता चलाएंगे इस चीज़ का कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर है। तो इस चीज़ का पता करने के लिए हमको क्या, दोनों को आपस में लड़ाना होगा। जब दोनों में जो जीतेगा वो अधिक ताकतवर होगा। उसी तरह जो अपने महान साइंटिस्ट थे इस दुनिया के, उन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल्स को लिया और अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कम टेम्परेचर या फिर ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, हीट वगैरह पर रख के क्या इनको आपस में रिएक्ट करवाया, यानी कि रिएक्शन करवाएगा। जो जल्दी रिएक्शन कर गया, जो जल्दी रिएक्ट कर गया वो अधिक रिएक्टिव हुआ, जो स्लो कर गया वो कम रिएक्टिव हुआ। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। देखो पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। A series of metals in which metals are arranged in decrease order of reactivity from top to bottom, यानी कि टॉप है,
इससे जब अपन नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरह से इन मेटल्स को अरेंज किया गया है सीरीज के अंदर कि टॉप वाला सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे टॉप से नीचे की तरफ आते हैं बॉटम तरफ, तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। तो सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा? पोटेशियम। फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, कॉपर और हाइड्रोजन। फिर Ag होता है सिल्वर, Au जिसो गोल्ड होता है, Pt प्लेटिनम होता है। तो Cu और H होते हैं, ये दोनों इनकी रिएक्टिविटी सेम सी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज कर प्रेशर को, तो ये क्या कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये मिड पॉइंट ही होता है इनका, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसका मिड पॉइंट हाइड्रोजन ही होगा। तो सबसे रिएक्टिविटी कौन होगा? मोस्ट हाईएस्ट पोटेशियम। अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है, इस सीरीज का सिर्फ क्या है, इस सीरीज का हाईएस्ट रिएक्टिविटी या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। दुनिया का जो सबसे वर्ल्ड का तो जैसे बहुत है, इससे जैसे सीजियम वगैरह हो गया, लेकिन वो अपने लाइफ में काम नहीं आते, आते भी तो बहुत रेयर चांस होते हैं उसका। क्योंकि बेटे सोडियम तो देखने को मिल जाता है, पोटेशियम नहीं मिलता है लोग देखने के लिए, तो वो कहाँ आएंगे। लेकिन जो अपन लाइफ के अंदर काम होता है वो जैसे कि ये होता है पोटेशियम, सबसे रिएक्टिव होगा ये। अब इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, क्योंकि तुमको याद तो करना होगा ही, तभी पता चलेगा कौन सा रिएक्टिव अधिक है कौन सा कम है। तो उसका है कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े चाप। कालू नाना, कालू से क्या आया? कालू से उठा लो के, तो इससे बन गया पोटेशियम। कालू से क्या बना? पोटेशियम। नाना से एन लो सोडियम, सी इससे चाट से लो सी है कैल्शियम, मांगे से लो Mg और आलू से लो Al, उसे जरा से Zn, फीके पड़े Fe और पड़े से Pb लेड हो गया, चाप से C से लो कॉपर, H से लो हाइड्रोजन, A से लो Ag, Au और P से प्लेटिनम। ये इसको याद करने की ट्रिक है। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े, तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखो, अब देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इसका स्थान चेंज हो जाता है। जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके जगह से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड, सॉल्ट का मतलब है पर कंपाउंड भी हो सकता है ना, इसका कंपाउंड, ठीक है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसको समझने के लिए कैसे सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि जो अधिक रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसके स्थान से हटा देता है, उसकी जगह से रिप्लेस करता है। इस तरह समझो, तुम बैठे हो क्लास में किसी के साथ, तुम क्लास में किसी के साथ बेंच पे बैठे हो। अब किसी का मतलब किसी के साथ, तुम यहाँ पर बैठे हो, बेंच पर बैठे हो, ये तुम बैठे हो, और ये वो बैठा है, लड़का लड़की कोई भी, इसका नाम ए है और ये बी। अब यहां से एक बंदा जाता तीसरा, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? सी। अब सी तो सी होते हैं, ये तीसरा बंदा आ गया तुम्हारे पास। एक तुम बैठे हो, एक वो बैठा है, जो भी तुम समझ लो, लड़का भी हो सकता है, जरूर नहीं है लड़की हो। अब आ जाए तीसरा। अब तीसरा बंदा बोलता है तुमको कि भाई इससे यहाँ से हट जा, यहाँ मैं बैठूंगा इसके साथ, बी के साथ मैं बैठूंगा। कौन बोल रहा है? सी। अब बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी क्या है? बी तो बी फॉर बेवफा। अरे वाह, क्या है? बी फॉर बेवफा। ये क्या हुई? बेवफा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके साथ ए बैठे, सी बैठे या डी बैठे। इस अब ये डिपेंड करता है ए और सी के ऊपर, यानी कि तुम्हारे और सी के ऊपर, कि तुम हट पाओगे या नहीं हट पाओगे। अगर सी तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी ताकतवर है तो तुम हटोगे, वो भी इसलिए सी बात है। अगर कोई बदमाश है, हाथ में गन वगैरह है, तो तुम तो हटोगे ही। और बी है ही, उसको तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हुए, तुम्हारी पावर ज़्यादा हुई, तो तुम किसको रिप्लेस कर दोगे? सी को।
लेकिन अब ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। आप पढ़ते हैं अपने मेटल्स को लेते हैं। ये कोई मेटल्स ए है और मेटल्स बी है। अगर सी अधिक रिएक्टिव है किससे, ए से, तो बी के साथ कौन जाएगा, सी, यानी कि ए को रिप्लेस कर देगा कौन, सी। बेवफाओं के चक्कर मत पड़ना, कभी ख्यालों में खोए रहो, थोड़ा सा बाहर निकल का हो। तो यानी कोई चीज़ मान चलो ए प्लस, ये क्या हो गया, सी प्लस ए बी, ये दोनों साथ बैठे हैं। अगर अधिक रिएक्टिव हुआ सी तो बेटे ए हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा उसके साथ, सी। तो इस तरह से होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि सिंपल सा समझो, ए कोई व्यक्ति है, यानी कि या फिर तुम स्कूल में बैठे हो किसी के साथ बेंच पर, तभी वहाँ जाता है सी नाम का लड़का, जो क्या कहता है कि भाई तू यहाँ से हट जा, यहाँ बी के साथ मैं बैठूँगा। और बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बी तो बेवफा है, ठीक है। अगर ए यानी कि तुम अधिक रिएक्टिव है, ताकतवर हो, यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब ताकतवर से ले लो, तो तुम सी को नहीं बैठने दोगे। अगर सी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है यानी कि रिएक्टिव है, तो ए को रिप्लेस होना पड़ेगा, यानी कि ए रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह से मान चलो सी कोई मेटल है और ए बी, ए किसके साथ है, बी के साथ, तो सी रिएक्टिव करेगा, रिएक्टिव अधिक है किससे, ए से, तो ए क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, सी। Zn और Cu, अभी रिएक्टिव सीरीज लिखवाई थी, उसमें Cu की क्या है, जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, यानी रिएक्टिव बहुत कम होती है किससे, Zn से। तो Zn किसको रिप्लेस कर देता है, Cu को, क्या जुड़ जाता है, Cu। Fe इसी तरह, Fe की रिएक्टिव अधिक होती है किससे, Cu से, तो क्या जुड़ जाता है, SCO Fe, Cu क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। Zn KCl प्लस नो KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो एक नो रिएक्शन क्यों हो रही है, यहाँ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, देखो Zn होता है जिंक, उसकी रिएक्टिविटी क्या होता है, पोटेशियम, और पोटेशियम बेटे बताया था ये क्या होता है, रिएक्टिविटी का किंग होता है, के फॉर किंग। सबसे ऊपर कौन था, टॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम। अब पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छे से समझो, डिस्प्लेसमेंट में कोई अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है, इसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि टू एलिमेंट्स के बीच में क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे। अपने डिस्प्लेसमेंट देखा तो उसमें तो क्या था, बदमाशी थी, उसमें तो एक अधिक रिएक्टिव कम रिएक्टिव को उसके स्थान से रहा था। इसमें क्या, थोड़ा भाईचारा। इसमें अगर कोई चीज़ जैसे कि मान लो AB प्लस CD है, तो इसमें अगर AB को ये लग रहा है कि यार मैं किसके साथ अधिक स्टेबल हो सकता हूँ, C के साथ, और D को लग रहा है कि मैं A के साथ, तो क्या बन जाएगा, AD प्लस C। तो इसमें क्या होता है, टू एलिमेंट्स हो गए, टू कंपाउंड्स के बीच क्या चेंज हो रहे हैं, उनके रिएक्टेंट्स के बीच आयंस चेंज हो रहे हैं, जिससे क्या है, दो नए कंपाउंड्स और बन रहे हैं। यानी कि इसके बीच में ज़्यादा होता है, जैसे सिंपल से याद रखो कि डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में टू एलिमेंट्स के बीच में उसके आयंस चेंज होते हैं, यानी टू कंपाउंड्स के बीच में उनका आयंस का एक्सचेंज होता है, जिससे दो नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, दो नए पदार्थ बनते हैं, यानी दो पदार्थों के आयंस आपस में चेंज होते हैं एलिमेंट्स के, तो क्या है, दो नए पदार्थ और बनते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज आयंस टेक प्लेस, और अ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या तो एक ये रख लो किसके आयंस एक्सचेंज होते हैं, दूसरी इसकी रिएक्शन ये डेफिनेशन ये, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें से कोई सी भी याद रख लो, या तो फर्स्ट ये याद रख लो कि टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, इसमें इसके क्या आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे मान चलो दो एक कंपाउंड है, इसके ये आयंस हैं, यानी कि एक इसके साथ रिएक्ट करा D के साथ, तो AD बन जाएगा, B के साथ चला जाएगा D के साथ, B के साथ, या फिर दो नए कंपाउंड्स। अब देखो ये दो कंपाउंड से, एक AB दूसरा CD, अब ये दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या बना रहे हैं, A और D, और वो भी कैसे है, न्यू कंपाउंड से बन रहे हैं। इसके एग्जांपल देखो, Na2SO4 और BaCl2।
जो Na होता है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl के साथ चला जाएगा, और B किस चला जाए साथ आ जाए जुड़ जाएगा SO4। इसी तरह AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Ag करेगा Cl के साथ रिएक्ट और NO3 चला जाएगा Na के साथ, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा इस तरह से। अब देखो डबल 2 आयंस का रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक आयंस या एलिमेंट्स का जो अधिक रिएक्टिव हो रहा था वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन इसमें 2 आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, उनकी जगह एक्सचेंज हो रही है, फिर 2 कंपाउंड्स मिलकर 2 नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे साइज आयंस का हो गया, या फिर कुछ टेम्परेचर, और सबसे मेनली कारण यही होता है, इसका जो रीज़न होता है कि ये आयंस अपने को खुद को अधिक से अधिक स्टेबल करने की सोचते हैं, यानी कि जितना अधिक स्टेबल होगा, इसलिए क्या है, ये अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। अपने फिफ्थ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स थे, उसमें फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऐड हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, यानी कि जब भी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, जब दोनों काम हो, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऐड ऑक्सीजन और रिमूव H2, ये दोनों में क्या कहलाया गए, ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ये दो काम होते हैं, तो क्या होगा इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है इसमें, O2 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, O2 ऐड हो रहा है, और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, एटम्स टेक प्लेस इज कॉल्ड एडिशन। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, यानी कि ऐड करने के लिए प्रोवाइड करते हो, और हाइड्रोजन को रिमूव करते हो। अब सिंपल सी बात है बेटा, एजेंट का मतलब ये होता है कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसको हम एजेंट बोलते हैं। अगर मान चल तुम प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो भी क्या एजेंट होता है, कोई अपन को क्या प्रॉपर्टी दिलाता है, या कोई भी फील्ड में ले लो जो काम कोई दूसरा करवाता है ना, जो अपन को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो क्या एजेंट होगा अपने लिए। ठीक है, तो इसमें क्या सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा लेकिन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा फ्रॉम सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल देखो, Cu + O2, तो क्या बनेगा 2Cu, यानी इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो गया, क्या हो रहा है, ऐड, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। CH4 + H2O, तो देखो CO2 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया इसमें ऐड हो गया, और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसमें रिमूव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात आती है रिडक्शन की। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें क्या होता है, देखो रिडक्शन होगी जो, या तो इसमें ऐड क्या हो हाइड्रोजन, या फिर रिमूव क्या हो ऑक्सीजन, यानी एक चीज़ हो रही है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब भी क्या है रिडक्शन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी क्या है रिडक्शन रिएक्शन है। अब देखो इसमें रिडक्सिंग एजेंट जैसे उसमें था, सेम उसके अपोजिट है, ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या है रिडक्शन है। उसमें ऑक्सीडेशन उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। उसके एजेंट थे जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे थे, ऑक्सीजन को रिमूव ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे। इस तरह से रिडक्शन में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन तो क्या किया जाएगा प्रोवाइड किया जाएगा, और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा रिमूव किया जाएगा। इस सब्सटेंस को क्या बोलते हो, रिडक्सिंग एजेंट। अब देखो सिंपल सा, इससे पहले समझो, इधर समझो, मान चलो अपने पास CuO है, इसमें क्या हो रहा है Cu + O2। सही, इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ भी क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से क्या जा रहा है O क्या जा रहा है रिलीज हो रहा है, इसमें से O निकाला जा रहा है बाहर,
ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये कैसे होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होगी। अब इसमें देखो CH3COOH प्लस H2O रिएक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो इसमें ऐड हो रहा है। देखो हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो इसके साथ ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ भी क्या हुआ बेटे, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन अभिक्रिया। इधर देखो BaCl2 प्लस H2SO4, तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन इससे BaSO4 प्लस HCl, इसमें इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, क्योंकि Cl के साथ क्या जुड़ गया, H, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, इसका रिडक्शन। और फिर इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, रिडक्शन। BaSO4 यानी कि इसके साथ था जो SO4 हाइड्रोजन साथ, वो क्या हो गया, वो तो हो गया रिलीज, किसके साथ आ गया, Ba के साथ, और ये किसके साथ चला गया, HCl के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन H के साथ से रिमूव हो गया, पहले हाइड्रोजन साथ जुड़ा था, वहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या है, रिडक्शन। यानी कि हाइड्रोजन इसमें दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया। देखो अब देखते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसमें, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ साथ चलते हो। रेडॉक्स ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कोई रिएक्शन में ऐसा एक साथ होता देखने को मिलता है, तो कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो मैंने इसमें लिख दिया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलते और सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर, तो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें देखो PbO प्लस C, क्या बनाएंगे, Pb प्लस CO2। Pb के साथ पहले क्या है, ऑक्सीजन, इसमें यहाँ से रिमूव हो गया, तो क्या होगा, जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो CO2 बना है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी तरह इसमें देखो 4Na प्लस CO2, अब Na के साथ O2 जुड़ गया है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ना यानी कि ऑक्सीडेशन, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो CuO प्लस H2, CuO, यहाँ पर C के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन होता तो भी क्या होता, रिडक्शन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अब उसके बाद H के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों की रिएक्शन एक साथ चलती है तो क्या कहलाती है, वैसी रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन हाइड्रोजन को जुड़ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। बस इतना याद रखना, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, जबकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। चलो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन का लास्ट पार्ट, उसके बाद केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। लास्ट बच रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जब अपने कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो उसमें हीट यूज करते हो। अब हीट किसी में रिलीज होती है, किसी में हीट को ऑब्जर्व किया जाता है। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हीट, जब उसको तोड़ते तो हीट निकलती है, और किसी में हीट को काम में लिया जाता है। और जैसे क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो हीट होगी वो लॉस होगा, ये हीट का लॉस होगा, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ना कि ऑब्जर्व होगी। और इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हिंदी में। देखो कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस H2O, जब इसमें हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। पहले बताया था, यही होता है जो अपने घर की सफ़ेदी करते हो, उसी के अंदर हीट क्या होगी, इसमें रिलीज होगी। दूसरा इसका देख लो Zn प्लस HCl। Zn धातु होती है, HCl क्या एसिड होता है। क्या बना था, ZnCl2 जिंक
क्लोराइड, और हीट इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट रिलीज होगी, यानी कि हीट का लॉस होता है। उसके बाद आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व किया जाएगा, जैसे कि रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जब भी कोई रिएक्शन होगी किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो उसमें हीट को ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि हम कोई सब्सटेंस बना रहे हैं उसमें हीट अपन को देनी पड़ेगी अपने पास से, ना कि उसमें रिलीज होगी। इसमें केमिकल ऊपर वाले में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसमें हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन इसमें हीट यूज हो रही है। जैसे N2 प्लस H2, N2 क्या होती है, गैस, नाइट्रोजन गैस होती है, ये क्या हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है, NH3 अमोनिया। इसमें क्या हो रही है, हीट यूज किया जा रहा है, इसमें हीट को यूज किया जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट था अपना एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब जिसमें हीट ऑब्जर्व की जाती है, इसके दौरान आपको हीट चाहिए केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन इसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक उसमें हीट निकलती है। तो ये था अपना एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो क्या था, इसका केमिकल रिएक्शन का लास्ट पॉइंट था। कोरोजन क्या होता है ना, कोरोजन यानी जंग लगना, किसी द मेटल्स पर कोई मेटल कोरोड होना उसका, यानी कि जंग लगना। अब किसी मेटल पे जब भी जंग लगता है तो उसका मतलब उसका कलर में चेंज आएगा, है ना। तो दूसरा उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि उसको जितनी ज़्यादा काम होना चाहिए, जैसे मान चलो कोई लोहे की चीज़ है, आयरन की चीज़ है, वो 5 साल चलेगी, है ना, लेकिन उस पर क्या जंग लग जाता है तो 5 साल से उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, जैसे 4.5 4 3 ऐसे हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जंग लगना। अब जंग कब लगेगा, जब कोई मेटल किसके संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन, वाटर यानी कि मॉइस्चर और या फिर एसिड के जब भी कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल हो तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे जंग नहीं लगता, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड आप अपने फैमिली में देखोगा, अपनी माता के पास देखोगा, तो वो क्या करती हैं, वो पहनती हैं, वो बाहर खूब पानी के संपर्क में आता है, यानी कि वाटर के संपर्क में आता है, एसिड के भी आ जाता है, नॉर्मल होता है जो, है ना। तो लेकिन उस पर क्या है, जंग नहीं लगता है, तो वो ख़राब नहीं होती। हो सकता है उसकी हाँ कुछ मात्रा में जैसे झड़ जाता है, गिर जाता होगा, लेकिन उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती है, वही रहती है, अगर शुद्ध अच्छी क्वालिटी का है तो देखते हैं हम क्या होता है कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, इट इज सेड, इसको क्या बोलते हैं अब, कोरोड, यानी कोरोड बोलते हैं जब किसी चीज़ पे कोई अटैक करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, जो इस पे लगता है, इसकी कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि किसी मेटल कांटेक्ट में एसिड आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, उससे जो कोरोड हो रही है कोई मेटल्स, जो प्रोसेस चलता है पूरा कंप्लीट, वो क्या कहलाता है, कोरोजन। जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं, यानी चांदी की चीज़ें होती हैं, वो क्या जब इसके संपर्क में, एसिड के संपर्क में आ गया, या फिर एसिड, एयर, ऑक्सीजन की और वाटर संपर्क में, क्या कलर हो जाता है उसका, सिल्वर का, वो चमकीली होती है, लेकिन उस पर कलर क्या है, ब्लैक होने लग जाता है, धीरे धीरे वो ब्लैक दिखने लग जाती है। दूसरा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर कलर कैसे हो जाता है, ग्रीन। एंड ब्राउनिश रेड कोटिंग ऑन आयरन, जब भी लोहे पे जंग लगता है तो उसके ऊपर देखा होगा भूरी भूरी सी परत होती है ब्राउन कलर की, है ना, उसको बोलते हैं कि आयरन पे जंग लगना, लोहे की चीज़ों पर जंग लगना। क्या Fe क्या है, आयरन, किससे रेट हो रहा है, ऑक्सीजन और H2O से। अब यहाँ पर X दिख रहा है, X H2O, तो X का मतलब है इसकी क्वांटिटी, कुछ भी हो सकती है कम या ज़्यादा, यानी कि इसकी मात्रा, जल की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो क्या बनता है, Fe2O3 XH2O, और यही क्या है, जंग का फॉर्मूला है, का फॉर्मूला होता है। लोहे पे जंग लगने का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, यानी कि क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में होता है, इसी को बोलते हो जंग लगना। अब इसके मेथड देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी रस्टिंग से बचने के क्या क्या उपाय या मेथड्स होते हैं, रस्टिंग से बचने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। जैसे पेंटिंग करना, पेंटिंग या ग्रीसिंग, ऑयलिंग, दूसरा किसी दूसरी परत चढ़ा के, किसी दूसरी अन्य मेटल्स की परत चढ़ाकर उसके ऊपर, तो अपन क्या है, रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब रस्टिंग्स को रोकने क्यों रोकते हो, क्योंकि इससे अपने कोई मेटल्स है जो अपने यूज में ले रहे हैं, वो क्या हो जाती है, उसकी लाइफ, अगर उसको प्रिवेंट नहीं करोगे, रस्टिंग्स को, जंग को नहीं रोकोगे, तो उससे क्या जल्दी खत्म, लाइफ शॉर्ट हो जाती है। अब देखो कोई मान जाए आयरन के ऊपर रस्टिंग हो रही है, उसको क्या ऑयल या फिर अन्य मेटल से क्या, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, यानी कि उस पर ऑयल या ग्रीस लगाकर। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होता है जब भी अटैक होगा किसका, वाटर का, एसिड का और ऑक्सीजन का, यानी कि एयर का, तो क्या सबसे पहले किससे मिलेगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, वाटर,
ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग के वाटर में, जो क्या उसको बचा लेगा। दूसरा पेंटिंग। अब पेंटिंग का मतलब है नहीं पेंट करना तुमको किसी चीज़ का, या फिर पेंटिंग, ये पेंटिंग। दूसरा है पेंटिंग, किसी चीज़ पर पेंट कर कर। यहाँ पर कोई आर्ट वो नहीं बनानी, तुमको कई स्केच करके लेके बैठ जाओ पेंटिंग बनाओ किसी की, है जो, तो ऐसी कोई पेंटिंग बनानी नहीं है। कोई आ रहा है ख्यालों में उसकी पेंटिंग कर दी। यहाँ पर भी इस पेंटिंग का मतलब है, पेंटिंग के अंदर भी क्या होता है, ऑयली होता है, जो क्या होता है इसको रस्ट होने से बचाएगा। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। अब इसमें दोनों में धातु क्या इसका अन्य मेटल्स की क्या लेयर चढ़ती है, लेकिन बेटा जिसमें ओनली किसी चढ़ती हो जिंक की। आयरन के ऊपर क्या चढ़ाते हो अपने, जिंक की एक लेयर चढ़ाते हो, वो क्या होगा गैल्वेनाइजेशन। ओनली सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, जब किसकी बात होगी जिंक की, तो क्या होगा वहाँ पर गैल्वेनाइजेशन। और अन्य किसी मेटल्स की किसी मेटल पदार्थ चढ़ा रहे हो उसको बोलते हो, कोई भी अन्य मेटल से उसकी लेयर किसी भी मेटल्स के ऊपर चढ़ा रहे हो उसको रस्ट से बचने के लिए, तो क्या होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो जिंक की ही अपने आयरन के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई अन्य मेटल्स की क्यों नहीं चढ़ा लेते, क्योंकि बचाना तो है ही इसको रस्ट से, बात ही सही है। लेकिन जिंक का क्या होता है, जिंक जब ऑक्साइड होता है किसी, जिंक इस ऑक्साइड होगा तो ये क्या करेगा, जो इसका रस्ट होता है यानी कि जंग लगता है, तो वो क्या है ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड, जो क्या है शेड ऑफ नहीं होता, यानी कि नहीं वो झड़ता नहीं है, जिससे क्या अपना आयरन की कोई भी प्लेट है, आयरन की यानी कि मेटल्स, आयरन मेटल्स कोई भी वस्तु है तो वो क्या है शेड से रस्ट होने से बच जाती है, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड बनता है जिंक ऑक्साइड, वो क्या नहीं होता है शेड ऑफ नहीं होता है, ये शेड ऑफ नहीं होगा, जिससे क्या वो उसके ऊपर ही रहता है, आयरन की मेटल्स, आयरन मेटल होगी उसके ऊपर ही रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी किसी भी मेटल्स के ऊपर अपने अन्य दूसरे पदार्थ की जो लेयर चढ़ाते हो अदर मेटल्स की, वो क्या होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जब सिर्फ ओनली किसकी बात होगी जिंक की, तो जिंक की परत चढ़ाओगे तो उसको बोलते हो गैल्वेनाइजेशन। जब आयरन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसकी प्लेट चढ़ रही हो जिंक की, तो क्या कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन। तो इसके 4 पॉइंट थे, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, दूसरा पेंटिंग, पेंट कर गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर, उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी अन्य मेटल्स की परत चढ़ा। इलेक्ट्रो से बात है जब कोई अपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर जो अन्य परत चढ़ती है किसी मेटल्स के ऊपर, वो होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अपने चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है रेंसिडिटी, और ये कितना ऑक्सीडेशन का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था कोरोजन यानी संरक्षण वाला, किस चीज़ का संक्षारण वाला, सॉरी संक्षारण वाला। अब क्या रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का जो अपना होता है खराब हो जाना, कोई भी आपने खाना रखा है उसका खराब हो जाना क्या कहलाता है रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है फूड किसके संपर्क में आता है, जब भी ईयर वगैरह के संपर्क में आता है तो वो क्या खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे वो उसके टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लग जाती है, यानी ये भोजन का खराब हो जाने क्या कहलाता है रेंसिडिटी। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज, क्या होता है इसमें फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, द बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका क्या क्या हो जाता है स्मेल चेंज हो जाती है, दूसरा टेस्ट चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब भी ये ऑक्सीड खाना क्या हो ईयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे क्या उसकी स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो क्या कहलाएगा रेंसिडिटी। अब इसको पेड़ से बचने के लिए क्या क्या मेथड यूज किए जा सकते हैं वो देखते हैं कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इसका एडिंग BH एंड BHT, तो ये क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात ये है कि तुमको ये BHA और BHT याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल और BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन। BHA का होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन। दे आर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि ये क्या प्रिवेंट होने के अपोजिट, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको बचाने का काम करते हैं, यानी कि ये प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं, किस चीज़ को बचा रहे हैं। एंटी का मतलब है अपोजिट, एंटी का मतलब क्या होता है अपोजिट, और ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडाइज होने से ऑक्सीडेंट होते हैं तो कारक होंगे, ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे, तो उसके अपोजिट काम करते हैं किसको फूड को। दूसरा है फिलिंग पैकेट्स ऑफ फूड विद नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर क्या होगा जो पैकेट्स होंगे कोई भी चीज़ को हम पैक करेंगे जैसे चिप्स वगैरह के है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए क्या करूँ लंबे समय तक चलें, तो उसमें से क्या करते हैं उसके फुल यानी फुली उसको किससे भर देते हैं उनको पैकेट को नाइट्रोजन के साथ,
किससे? नाइट्रोजन गैस से, जिससे क्या होगा बाकी गैसें जो बाहर निकल जाती हैं और फूड प्रिवेंट होने से, सॉरी ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। दूसरा, कीपिंग फूड इन एयर टाइटली कंटेनर्स। देखो सब कंटेनर्स फुली टाइट से एयर टाइट नहीं होते हैं, मतलब लगभग। तो ऐसे कंटेनर्स लो जो लगभग क्या हो, एयर टाइट हो, जिसके अंदर एयर इन और आउट ना हो, ना कि एयर बाहर की एयर अंदर ना जा सके, अंदर की एयर बाहर ना निकल सके। और मेन बात है बाहर की एयर अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर की तो बाहर आ जाए। अगर जब बाहर से एयर जाएगी तो ऑक्सीजन होगा, जिससे क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद कीपिंग फूड इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज। अपन जो फूड वगैरह लाते हैं, फूड या वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हो, किसके अंदर रखते हो? फ्रीज के अंदर। और फ्रीज का मतलब किसी चीज़ को ठंडा रखने के लिए। तो इसमें क्या होगा, जब अपन किसी चीज़ को उसके अंदर रखते हैं, एक तो उसके अंदर एयर इन और आउट नहीं होती है, दूसरा अपन खोलते तब होती है, ऐसा नहीं को फुली पैक हो जाती है, लेकिन उसके ऑक्सीडाइज कैसे बचता है? क्योंकि उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम होता है, जिससे इनका जो रेट होगी ऑक्सीडाइज होने की रेट होती है बहुत ही स्लो हो जाती है, बोलो वो क्या है, स्लो हो जाती है, जिससे वो लंबे समय तक चल सकते हैं और ऑक्सीडाइज होने से बच सकता है। दूसरा है कीपिंग द फूड इन डार्क प्लेस। तो फूड को कहाँ पर रखना है? डार्क प्लेस में। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि AgCl का होता है, उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट रहा था? Ag और Cl में। कभी कभी ऐसा होता है फूड होते हैं जो, वो भी फूड या वेजिटेबल्स लाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एयर से रिएक्ट हो जाता है, तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। इसलिए बचने के लिए क्या करो, उसको डार्क प्लेस के अंदर रखते हो। लास्ट है इसका वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है अपन किसी चीज़ को वैक्यूम के अंदर करके उसको रख कर क्या करो, पैक करो, जिससे उसकी जो ईयर होगी, किसी चीज़ साथ ईयर है, उसको कंप्लीटली वहाँ से खींच लिया जाता है, वहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कुछ चीज़ पैक करते हो तो वैक्यूम लगा देते हो, वैक्यूम से उसकी एयर आती है, जो अंदर की एयर खींच जाती है, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान चलो चिप्स बार हो गए, अब चिप्स के तुम वैक्यूम से कैसे पैक करोगे उसको? वो तो किसके साथ होगी? नाइट्रोजन फर होगी, वैक्यूम से नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो चिप्स हल्की होती है वो तो उसके साथ ही आ जाएगी। तो ये सब जगह नहीं चलता है, कहीं कहीं पर यूज होता है। तो ये 6 स्टेप्स के थे ऑक्सीडेशन के, और इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।